तारीख है 1 मई 2013। इस दिन प्रीति राठी इसलिए भी बहुत खुश थी क्योंकि वह दिल्ली से पहली बार बाहर जा रही थी और उसने जो अपने घर में आज तक किसी ने जो करके नहीं दिखाया उसने वो करके दिखा दिया था। उसने सरकारी नौकरी पाली थी, वो भी बाहर शहर में, अपने दिल्ली शहर से बाहर। और उसकी जो जॉब लगी थी नर्सिंग में लगी थी, नेवी में। तो उसी के चलते उसको दिल्ली से बाहर जाने का मौका मिलता है और उसको छोड़ने के लिए उसके चाचा, उसके पिताजी, उसकी चाची जाते हैं। जो उसके साथ जा रहे होते हैं उसके पिताजी, उनका नाम होता है अमर सिंह राठी, चाचा का नाम विनोद कुमार दहिया, चाची का सुनीता दहिया। अब वो जो ट्रेन पकड़ते हैं हजरत निजामुद्दीन से, वो होती है गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। अब यहाँ ये ट्रेन पकड़ तो लेते हैं, ट्रेन में बैठते हैं अच्छे खासे, पर उस ट्रेन में बहुत भीड़ हो रही होती है उस टाइम और बैठ जाते हैं। जैसे तैसे बैठ जाते हैं। अब ट्रेन चल पड़ती है अपने सफ़र की तरफ ही, आगे आगे धीरे धीरे चल पड़ते हैं। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसके माता पिता की एक लड़के पर नज़र पड़ती है और उधर ही प्रीति की भी नज़र पड़ती है कि इसको एक लड़का घूर रहा है बड़ी देर से। और इसके माता पिता को भी बहुत देर से उस लड़के पे शक था। वो बहुत देर से दूसरी तरफ बैठ के इसे घूर रहा होता है, पर वो पास नहीं आ सकता था क्योंकि इतनी भीड़ और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उसमें ट्रेन में। जैसे तैसे ये भी बैठे होते हैं। उस लड़के ने अपने सर पे टोपी और मुंह पे कपड़ा बांध रखा होता है, सारे चेहरे को कवर कर रखा होता है, बस उसकी आंखें दिख रही होती हैं, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल होता है बहुत। पर इन्हें ये संदिग्ध लगता है, आया गया कर देते हैं बात को नॉर्मल, पर ये ध्यान रखते हैं, जिससे सतर्क भी हो जाते हैं कि हमें ध्यान रखना है, बस इससे कोई चोरी वोरी ना हो। पहला संदेह यही जाता है कि कोई चोर तो नहीं है या कोई छेड़खानी का भी मैटर तो नहीं है, तो वो सतर्क रहते हैं। उसके अलावा नॉर्मल चलता है, बाकी ट्रेन में बैठे रहते हैं। अब वो धीरे धीरे लड़का कभी इधर जा रहा है, कभी बाथरूम जा रहा है, कभी 4 बजे सुबह तक वो इधर उधर भटकता है। वह पूरी कोशिश करता है प्रीति राठी को पूरी तरह देखता है, घूरता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर इधर परिवार वाले सतर्क होते हैं तो ऐसा कोई मौका उसे मिलता नहीं। अब बात करते हैं 2 मई 2013 की। प्रीति और उसके परिवार वाले बांद्रा टर्मिनल पे उतरते हैं, जो मुंबई में एक स्टेशन है, उसका नाम है बांद्रा टर्मिनल। अब वो यहाँ पे उतरने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तो प्रीति थोड़ा थक गई होती है, वो ट्रेन के सफ़र से, जो एक दिन का पूरा 1-1.5 दिन का जो सफ़र होता है उससे पूरा थक जाती है। अब वो थकान के कारण शायद वो पीछे चलने लग जाती है, यही कारण होता है कि वो धीरे धीरे चलती है। अब वो जब धीरे धीरे चलती है तो उसको महसूस होता है कि उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा है। अब वो जैसे ही उसको महसूस होता है वो पीछे पलट के देखती है और वह देखती है कि ये तो वही लड़का है जिसने मुंह पे नकाब बांध रखा था और सर पे टोपी थी, जो ट्रेन में बैठा हुआ था, इसे घूर रहा था। अब ये जिससे इससे पहले कि कुछ समझ थी, उस लड़के ने कुछ इसके डब्बे से निकालकर इसके मुंह पे कुछ पदार्थ फेंक दिया। अब इधर उसके मुंह पे जैसे ही वो पदार्थ गिरता है, प्रीति दहाड़े मार मार के चिल्लाने लग जाती है और उधर उसके पिताजी और चाचा चाची आवाज़ सुन के तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं और आसपास के जो पैसेंजर खड़े होते हैं वो भी प्रीति के पास आ जाते हैं और पब्लिक देखते ही समझ जाती है कि ये एसिड अटैक है। उधर उसके माता पिता, अब जो उसके पिताजी और चाचा चाची हैं, वो उसे संभालते हैं और उन प्रीति के कपड़े पे जो छींटे होती हैं एसिड की, वो अब उछल के उनके हाथ पाँव पे भी लग जाती हैं, जिससे उनका भी जलने लग जाता है हाथ पैर। पर वो अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को सहारा और हिम्मत देने लगते हैं और उधर वह प्रीति को उठाकर स्टेशन मास्टर के रूम में ले जाते हैं, जहाँ वो लोग तुरंत प्रीति को सही थोड़ा फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। पर स्टेशन मास्टर ये देख के तुरंत बता देता है कि ये जख्म बहुत गहरा है, इस पे एसिड अटैक हुआ है और ये जख्म बहुत गहरा है, इसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। तो वह बात करते हैं, भाभा हॉस्पिटल में चलते हैं। वहाँ भाभा हॉस्पिटल में निकल पड़ते हैं, पर भाभा हॉस्पिटल दूर होने के कारण इधर प्रीति का चेहरा बहुत तेजी से जल भी रहा होता है और बहुत दुख में होती है वो। तो उसको देखते हुए तुरंत जो पास का हॉस्पिटल होता है, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहीं उसको भर्ती कराना पड़ता है। को भर्ती कराते हैं और उधर वो लड़का जिसने नकाब लगाया हुआ था, टोपी पहनी हुई थी और जिसने प्रीति के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर एसिड फेंका था। अब प्रीति की चीख सुनकर जो नज़दीकी में जो उसके पैसेंजर खड़ा होता है, उसका नाम होता है समीर शेख, वह तुरंत उसकी चीख सुनकर उसके पास आता है और गिरे हुए डब्बे को उठाता है और देखता है। जैसे ही वो देखता है, उसके हाथ पे भी उस डब्बे से छींटे कुछ उसके हाथ पे लग जाती हैं, जिस कारण उसका हाथ जलने लगता है और वो डब्बे को तुरंत फेंक देता है। यह देख के वो तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की पे एसिड अटैक हुआ है और वो उस लड़के के पीछे तेजी से भागता है और भागते भागते आवाज़ लगा रहा होता है
सलीम, सलमान, उस लड़के को पकड़ो, उस लड़के को पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी उसके दोस्त होते हैं और वो तीनों उस लड़के के पीछे भाग रहे होते हैं, पर वो लड़का, नकाब वाला लड़का, पता नहीं भीड़ में स्टेशन पे कहाँ गायब हो जाता है और वो फरार होने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद उसके चाचा, उसके पिता और उसकी चाची को और उस लड़के को, जो समीर शेख था, जिसके हाथ पे, इन सबके हाथ पे भी छींटों के निशान थे, जिस कारण इनका हाथ पैर भी जल रहे थे, तो उन्हें भी भर्ती कराया जाता है भाभा हॉस्पिटल में। और जो समीर शेख था उसको ज़्यादा गंभीर कोई चोट नहीं लगी थी, पर उसको तुरंत ही छोड़ दिया था। फिर उसको छोड़ने के बाद पुलिस वाले उसको तुरंत घटना स्थल पर लेकर आते हैं और वहाँ पर उसके बयान लिखते हैं। बयान दर्ज होने के बाद उसका पंचनामा करते हैं और पंचनामे में पुलिस उसके अलावा जो भी वहाँ सबूत मिलते हैं वो सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, जैसे वो हॉर्लिक्स का डब्बा जिसमें वो एसिड भर के लाया था। अब पुलिस वाले प्रीति का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं, प्रीति से बात करने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि इनका इंटरनल ऑर्गन बहुत ज़्यादा, जो गर्दन के आसपास का हिस्सा था, वो बहुत जल गया है, अंदर तक बहुत गहरे जख्म बन चुके हैं, जिस कारण इनकी आवाज़ जा चुकी है। अब ये एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हैं और इनकी आवाज़ पूरी तरह से जा चुकी है। उधर प्रीति हिम्मत नहीं हारती, पर वह अपनी पूरी हिम्मत लगाकर अपने माता पिता से पेन और कॉपी की मांग करती है। पेन और कॉपी इशारे से हाथ से बताती है और वह अपने माता पिता से लिखकर बात कर रही होती है। इधर मीडिया और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश भर रहा था और ये इस स्टोरी को, इस खबर को इतना चला रहे थे, इतना ये पूरे देश की कहानी बन चुकी थी अब। और पुलिस वालों पे इसके चलते हुए इतना दबाव आ चुका था कि किसी ना किसी को पकड़ना ही था, पर पुलिस के हाथों कुछ भी सबूत नहीं लग रहे थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार कॉल करता है प्रीति की छोटी बहन पे, तन्नू पे, जिसका नाम होता है तन्नू। अब वह प्रीति की छोटी बहन से पूछता है कि प्रीति कैसी है और ठीक है या नहीं। अब वह ये बात जो भी होती है उसके और पवन के बीच में, वो सारी उसके पिताजी को बता देती है। उधर पुलिस वाले कुछ स्केच बनवा चुके होते हैं जो प्रीति को दिखाते हैं और बोलते हैं इन्हें पहचानते हो। तो प्रीति बोल तो नहीं पाती, पर वो लिख के बताती है कि वह 3 लड़कों के नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। अब पवन कुमार प्रीति ने भी उस कागज पर नाम लिख दिया था और उस समय और 4 तारीख को प्रीति की बहन के पास भी पवन कुमार का कॉल आया था। तो पवन कुमार को शक के घेरे में रखते हुए पुलिस पवन कुमार की खोज करने लग जाती है और कुछ दिन बाद पवन कुमार को गिरफ्तार भी कर लेती है। अब जैसे ये खबर मीडिया में आती है कि किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूरी मीडिया में, पूरे भारत में इस चीज़ की मांग उठने लगती है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सभी प्रीति के लिए दुआएं कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उधर अब पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता और वो पवन कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पा रहे होते हैं। और उधर प्रीति की अब ज़्यादा तबीयत खराब हो रही होती है। उसके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, अंदरूनी अंग, वो गलने चालू हो गए थे, वो खराब होने चालू हो गए थे। इस कारण उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कराना था, तो उसको तुरंत ही इससे बड़े हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर करा देते हैं। यहाँ सरकार और लोगों के दबाव से हॉस्पिटल में भी पूरा दबाव था और वह देश के सबसे बढ़िया डॉक्टरों की एक टीम बनाते हैं जो प्रीति का इलाज करेगी। अब वह सारे डॉक्टर मिलकर दिन रात प्रीति को ठीक करने में लग जाते हैं, पर हालात कुछ विपरीत चल रहे होते हैं और प्रीति की तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। अब प्रीति को वेंटिलेटर पर रखा जाता है और इस बात को घटना के दिन से आज तक, वेंटिलेटर वाले दिन तक 2 महीने हो चुके हैं और प्रीति अब भी हालात से लड़ रही थी। लेकिन अंततः 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रुक जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह खबर सुन के पूरे देश में गुस्से और गम की लहर दौड़ जाती है, जिससे पूरा भारत एक सदमे में चला जाता है और सरकार से मांग करता है कि प्रीति के जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उधर प्रीति का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, पर प्रीति के घर वाले सरकार से ये मांग करते हैं प्रीति के शव को लेकर। वह एक रैली निकालते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नहीं, हमें सीबीआई की जांच चाहिए, और सरकार इस शर्त को मान लेती है। वह सीबीआई की जांच के लिए राजी हो जाती है और ये सारा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इसके बाद प्रीति का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो जाता है।
उधर पवन कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता है और प्रीति के पिता अमर सिंह राठी वो पता लगाते हैं, अपने जासूसों से पता लगवाते हैं कि पवन कुमार उस दिन, दुर्घटना वाले दिन पवन कुमार कहाँ था। तो खबर आती है कि वह रोहतक में कहीं था। और उसका जब ये है, जब पता लगवाते हैं, फ़ोन ट्रेस होता है, पुलिस भी फ़ोन ट्रेस करती है और पवन कुमार का, तो उसकी सच में लोकेशन रोहतक की ही आ रही थी। अब जैसे ये सारी मीडिया में खबर फैलती है कि उसके पिताजी ने ये सब पता लगवाया है, तो ये एक पुलिस की बहुत बड़ी हार थी, जिससे सबको लगने लग गया था कि पुलिस सही तरह से काम नहीं कर रही है। जब उसके पिताजी को लगा यहाँ की पुलिस, ये सीबीआई सही से काम नहीं कर रही है, तो वह कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करते हैं और वहाँ पे मांग करते हैं कि हमें मुंबई सीआईडी से जांच करवानी है, ये आप केस सारा मुंबई सीआईडी को सौंप दीजिए। और जज मान जाता है और ये सारा केस मुंबई सीआईडी को सौंप देता है। अब जैसे ही मुंबई सीआईडी अपने पास ये सारा केस लेती है, तो मुंबई की जो सीआईडी होती है वो सबसे पहले तहकीकात प्रीति के घर से ही चालू करती है। अब धीरे धीरे वो सबको पूछताछ के लिए बुलाती है अपने पास, उसी घर में सबसे बातचीत करती है, आस पड़ोस मोहल्ले सब जगह बात करती है। अब धीरे धीरे जैसे ही और पूछताछ आगे बढ़ती है, तो वह रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं अपने पास। वो रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं, उसके बाद उन्हीं में से एक रिश्तेदार बताता है कि पड़ोस में एक लड़का है अंकुर पवार नाम का, जो प्रीति को बहुत प्यार करता था और बहुत सालों से इसके पीछे पड़ा हुआ था और इसे बहुत प्यार करता है, इसके पीछे पड़ा रहता है, हर बार इसे शादी के लिए कभी कैसे प्रपोज करता रहता है। हालांकि प्रीति इसका हर बार प्रपोजल ठुकरा दिया करती थी। कुछ दिन पहले इसने प्रीति को प्रपोज किया था, जिसको प्रीति ने तुरंत नकार दिया था, मना कर दिया था। फिर ये जब भी नहीं माना तो इसने प्रीति के घर पे रिश्ता भेजा और प्रीति ने वो भी रिश्ता ठुकरा दिया। अब इसी मना के बाद उसने, अंकुर पवार ने, प्रीति को धमकी दी कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब अंकुर पवार इस बात से भी बहुत चिढ़ा हुआ था प्रीति से कि उसकी पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में सबको पता था कि उसकी नेवी में नर्स की जॉब कर रही है और नर्स जो 1 मई को दिल्ली से निकलेगी मुंबई के लिए। तो ये बात हालांकि सबको पता थी, आसपास पड़ोस मोहल्ले सबको ये पता थी। जिस बार उसके घर वाले, अंकुर पवार के घर वाले उसे ताने मारते रहते, क्योंकि एक तो वो बेरोजगार, तो वो बहुत आहत था और वो बहुत चिढ़ा हुआ था अंदर ही अंदर। और कहीं ना कहीं उसने सोच लिया था कि इस प्रीति राठी को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। अब जो मैंने तुम्हें बताया एक लड़का था ट्रेन में, वो यही लड़का था जो अब ये भी उसी दिन उसी प्लेटफॉर्म पे जाकर उसी डब्बे में इनके पीछे पीछे नकाब वकाब लगा के, टोपी वोपी पहन के उसी डब्बे में जाके बैठ जाता है। हालांकि इसका प्लान तो था कि प्रीति धैया के मुंह पे वहीं पे ट्रेन में एसिड फेंकने का, पर वहां पे इतनी भीड़ थी कि जिस कारण ये कुछ कर नहीं पाया और ये हार नहीं मानता। पर ये सुबह तक ये कोशिश करता रहा, सुबह कभी इधर कभी उधर, कभी गेट पे जाके खड़ा हो जाए, कभी उसके पास जाने की कोशिश करे, कभी दूर से ही उसको कुछ ना कुछ सोच रहा था। और कभी सुबह 4 बजे टॉयलेट के पास जाके खड़ा हो जाता, सोचता कि टॉयलेट करने तो आएगी सुबह 4 बजे, जैसे ही आएगी वैसे इसके मुंह पे तेजा एसिड फेंक दूंगा। तो इतना सब सोच रहा था वो, पर वो वहां नाकाम हो जाता है। और जैसे ही वह ट्रेन से उतरते हैं, वह इस दुर्घटना को अंजाम दे देता है। अब पुलिस अंकुर को ढूंढना चालू करती है, अंकुर पवार को ढूंढना चालू करती है हर तरफ। और जैसे ही पुलिस अंकुर पवार को ढूंढती है, उसे पूछताछ के लिए बुलाती है और 17 जनवरी 2014 को वह अपने साथ उसे मुंबई ले जाती है। जब उसे पूछताछ के लिए बुलाती है दिल्ली में ही, तो उसके हाथ जले हुए देखती है और ये जला हुआ निशान जब भी होता है जैसे कोई एसिड गिरा हो। तो पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है, पर उसको और पूछताछ करने के लिए पुलिस अपने साथ 17 जनवरी 2014 को मुंबई ले जाती है। वहां थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद वह बताता है कि ये जो एसिड फेंकने वाला है ये वही इंसान है, उसने ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंका है। पर उसके मन में कोई भी डर या घृणा या कोई पछतावा या कोई अफसोस ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उसको जे हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के लिए भेज देती है। और हॉस्पिटल से बाहर आते ही पुलिस वाले दोबारा उससे पूछताछ करते हैं और पुलिस वालों को वो सारी बात बताता है कि प्रीति को पसंद करता था, प्रीति को दिल से चाहता था, लेकिन वह मान नहीं रही थी, उसने हर बार उसको ठुकराया है, सारी बताई। और पर सोचने वाली बात यह है कि उसके मन में कहीं भी थोड़ी सी भी घृणा, थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। वो जब भी तारीखों पर आता या जो भी जैसे जैसे तारीखों पर आता, वो एक विक्ट्री का साइन दिखाता था उंगलियों से, हाथों से। और
स्माइल करता हुआ आता था। उसकी आंखों में कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि इसने इससे ये गलत हुआ है या इससे इसको कुछ पछतावा है। और जज के सामने भी वह हंसते हुए सारी बात सुनता और जज को जो पूछते वो बताता। यहाँ पर जज ने एक बहुत चौंकाने वाली बात कही और जिसने भी ये सुनी उसकी भी आंखें भर आई थी। जज ने जो बात कही थी उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एसिड अटैक कितना भयावह होगा उस लड़की के लिए, कितना भयावह। जज ने बताया कि आज से पहले उसने भी इतना भयावह किस्सा नहीं देखा जिस तरह से उसने एसिड उसके ऊपर फेंका है। वो बोलता है अगर प्रीति आज जिंदा होती, अगर गलती से वो अपना चेहरा देख लेती तो शायद वो अपने आप को 1 घंटे भी जिंदा ना रखती, अपने आप को खुद ही मार लेती। इतना भयावह चेहरा हो गया था उसका। इसके बाद जज अंकुर पवार को फांसी की सजा सुना देता है। अब कुछ दिनों बाद वह अंकुर पवार हाई कोर्ट में अर्जी डालता है और उसके वकील की तरफ से एक अर्जी पड़ती है जहां दोबारा केस में जाते हैं और वहां के जो जज होते हैं वह उसको फांसी से बदलकर उम्र कैद कर देते हैं, जबकि उसे फांसी होनी चाहिए थी। और पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, जो भी बात थी, क्या रहा होगा उन जजों के मन में जिससे उसको फांसी ना देकर पूरी उम्र कैद दे दी। जो भी ये घटना थी बहुत दुखद थी और इससे पूरा देश दहल गया था। वह आप सबको कमेंट में क्या कहना है इस कहानी के बारे में, और इस दरिंदे को क्या सही सजा मिली है या फांसी होनी चाहिए थी, कमेंट करके जरूर बताना। और आप कौन सी ऐसी कहानी जानते हैं मुझे जरूर बताएं और कमेंट में अपना नाम भी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि मैं आखिरी में हर कहानी के बाद उन किसी भी 5 से 10 लोगों का नाम और शहर बोला करूंगा, नाम और शहर बताया करूंगा। तो आप जरूर कमेंट करें और मुझे एक हिम्मत मिलती है, मुझे एक बढ़ावा मिलेगा। आपके कमेंट देखकर खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।